हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज एक नए वीडियो के साथ आया हूँ जिसका नाम है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो आज हम बात करते हैं इस पे थॉमसन मॉडल की। थॉमसन मॉडल कैसा था? तो थॉमसन जो मॉडल था, थॉमसन मॉडल कुछ इस तरह का मॉडल था कि जैसे हम देखते हैं वाटरमेलन, और वाटरमेलन के अंदर जो सीड इम्बेब्ड होते हैं, उन सीड के इम्बेब्ड होने का जो पूरा स्ट्रक्चर बन करके आता है उसको हम कहते हैं, या उसी तरह का नाम होता है, उसी तरह का दिया जाता है कि जो मॉडल है एटम का वो कुछ इस तरह का होता है। तो थॉमसन ने इस मॉडल को ईजाद किया, थॉमसन ने इस मॉडल को बनाया, और जब थॉमसन ने बताया कि एटम ऐसा होता है, तब से ये आ गया, एग्जिस्टेंस में आया कि मॉडल भी होता है कोई एटम का। और थॉमसन ने इसका जो दिया है मॉडल, अपना जो एटॉमिक मॉडल दिया है वो कब दिया है? 1898 में। इन 1898 थॉमसन प्रपोज्ड एन मॉडल ऑफ एन एटम। करेक्ट। थॉमसन ने 1898 में एटम का एक मॉडल प्रस्तुत किया, प्रपोज किया, और उसी पर फिर स्टडी करना, काम करना स्टार्ट किया। उन्होंने ये कहा कि जो ये मॉडल होता है ये कैसा होता है, यानी एटम कैसा होता है। एटम इज स्फेरिकल इन शेप। एटम जो होता है स्फेरिकल शेप में होता है, और मैटर इज फिल्ड इनसाइड द एटम। इस एटम के अंदर जो मैटर होता है वो कुछ यूनिफॉर्मली ऐसे फिल्ड होता है। दिस इज द मैटर इसमें फिल्ड होता है। और जो मैटर होता है, ये मैटर कैसा होता है? ये यूनिफॉर्मली चार्ज होता है। मैटर जो होता है टोटल यूनिफॉर्मली चार्ज होता है, और चार्ज भी इस पे कैसा होता है? ये पॉजिटिव नेचर का चार्ज इस पर होता है। दूसरी बात इन्होंने ये बताई कि ये जो निगेटिव होता है वो इसके अंदर कुछ इस तरीके से यूनिफॉर्मली इम्बेब्ड होता है। यूनिफॉर्मली इसके अंदर इस तरह से क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन होता है। करेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन, इनके सुटेबल नंबर्स इस तरह से होते हैं, इनके सुटेबल नंबर्स इस तरह से होते हैं कि जितना चार्ज पॉजिटिव होता है उतना ही चार्ज निगेटिव भी होता है। ठीक है ना? ये नंबर्स जो इलेक्ट्रॉन के हैं वो इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से अरेंज होते हैं कि इनका जो टोटल नंबर है और इन पर होने वाला जो टोटल चार्ज है दैट इज इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज। तो टोटल निगेटिव चार्ज जो होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज के इक्वल होता है, जिसकी वजह से ये एटम कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। दूसरी बात है कि अगर हम बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है इसके बीच में म्यूचुअल रिपल्शन लगता है, और जो यहाँ पे मैटर होगा और इलेक्ट्रॉन होगा इसके बीच में अट्रैक्शन लगेगी। तो यहाँ जो म्यूचुअल रिपल्शन होता है इट इज बैलेंसेस बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड एटम। इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये क्या होता है? बैलेंस होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो टोटल निगेटिव चार्ज के बराबर होगा, जिसकी वजह से पूरा का पूरा एटम कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। और दूसरी बात क्या है कि इस पर जो लगने वाला टोटल फोर्स होगा दैट विल बी जीरो। वो भी कैसा होगा? जीरो होगा, जिसकी वजह से जो एटम होता है ये स्टेबल होता है। तो एटम जो है वो न्यूट्रल भी होता है और स्टेबल भी होता है। ठीक है ना? तो अगर हम बात करें इस पर कि ये मॉडल कब दिया गया है, तो ये मॉडल 1898 में आपको बताया जाता है कि दिया जाता है। और कैसा होता है? इन्होंने बताया कि इट इज स्फेरिकल इन शेप। इन्होंने बताया कि स्फेरिकल इन शेप। ये जो मॉडल होता है ये कैसा होता है? स्फेरिकल इन शेप होता है, एंड पॉजिटिव चार्ज is uniformly distributed over the volume। जितना भी मैटर होता है टोटल वॉल्यूम पर ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। सेकेंड थिंग, इलेक्ट्रॉन्स are so arranged, are so embedded in it
in it that the total positive charge is equal to total negative charge. So atom is neutral. So atom is neutral. सेकेंड थिंग, हमने इसमें एक लाइन ये भी जोड़ लिया है कि म्यूचुअल रिपल्शन between electrons is balanced by force of attraction between electrons and positive charge matter so net force inside it is zero, जिसके टोटल फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। तो ये इस बात को कंक्लूड करता है कि एटम इज स्टेबल। एटम कैसा होता है, स्टेबल होता है। तो इतनी बात हमने जान लिया, इसके बारे में छोटी सी बात हमने ये जान लिया है कि किस तरह का एटम होता है। करेक्ट। ये जो हमारे पास आता है पूरा, अब ये क्या क्या एक्सप्लेन करता है, जरा हम इस बात को देख लें। ये कुछ पॉपुलर चीज़ें भी एक्सप्लेन करता है, जिसमें नंबर एक एक्सप्लेनेशन ये देता है कि इसके अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये थॉमसन ने ये एज्यूम किया, इसको एज्यूम करके किया कि अगर ये इस एटम में क्या आता है, परटर्बेशन आता है। परटर्बेशन का मतलब होता है कि अगर इसमें कुछ डेविएशन आता है, ये अपने पास से कुछ हटता है या फिर ये मूवमेंट करता है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, जिन पे अभी तक नेट फोर्स जीरो लग रहा था, ये वाइब्रेट करने लगते हैं। और जैसे ही वाइब्रेट करने लगते हैं, जब इनके बीच में वाइब्रेशन आने लगता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इनके वाइब्रेशन की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, और इस फ्रीक्वेंसी की वजह से, जिससे ये वाइब्रेट करते हैं, इनके वाइब्रेशन की वजह से यहाँ से कुछ रेडिएशन निकलने लगते हैं। यहाँ से क्या होता है, कुछ रेडिएशन निकलने लगते हैं, और उन रेडिएशन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इनको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वैसे भी हम जानते हैं कि कोई भी दो बॉडीज़ या कोई भी बॉडी जो इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है, वो बॉडीज़ क्या होती हैं, वो हमेशा ही वाइब्रेट करती हैं, और उन सब का अपना क्या होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। तो लाइकवाइज कि इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, यहाँ पे वाइब्रेट करता है, जिसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। और जब ये वाइब्रेट करता है तो यहाँ से कुछ वेव्स निकलती हैं, जिनको हम कहते हैं ईएम वेव होती हैं, और इन ईएम वेव की जो फ्रीक्वेंसी है, दैट इज इक्वल्स टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द एटम। करेक्ट। तो पहली चीज तो ये एक कंक्लूजन निकल करके आया। और दूसरी चीज क्या आती है, दूसरी चीज ये आती है, बताई जाती है इस एटम में दूसरी चीज आपको ये बताई है, दूसरी चीज एटम आपको ये बताता है कि यहाँ पर, तो फर्स्ट थिंग आपको ये बताता है कि इट वाज एबल टू एक्सप्लेन, इट was able to explain the emission of electromagnetic radiation due to vibrations of
इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन की वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे रेडिएशन इमिट होता है। दूसरी बात और भी बताता है, इट एक्सप्लेन्ड, इट वाज एबल टू explained about the chemical reaction, about the chemical reaction and spontaneous disintegration, spontaneous disintegration of radioactive सब्सटेंसेस। तो ये दो एक्सप्लेनेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन ये प्रोड्यूस करता है। अब बात आती है कि अगर ये सब कुछ था ही तो अभी तक चलना चाहिए, तो सब कुछ ठीक चलना चाहिए था, लेकिन होता क्या है कि ये 1898 से चलता हुआ आता है, लेकिन आते आते कहाँ तक आते आते 1911 यहाँ तक आते आते ये क्या होता है, ये डिस्कार्ड होता है। काफ़ी लोग और आते हैं और वो लोग क्या करते हैं, इसके बारे में कुछ और भी चीज़ें एटम के बारे में सर्च करते हैं, पता लगाते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद कुछ ड्रॉबैक इसमें आने लगते हैं। तो ड्रॉबैक जो आते हैं वो क्या क्या है, जरा उनकी बात कर लिया जाए। तो ड्रॉबैक्स, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, ठीक है ना। अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करेंगे तो ड्रॉबैक्स भी हमारे पास कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो कि आज के टाइम पे क्या है, बिल्कुल भी वो क्लियर नहीं है। तो आइए देखते हैं उनको कि वो ड्रॉबैक्स क्या हैं। चलिए, तो ड्रॉबैक जो हैं उनमें क्या बात आती है। ड्रॉबैक नंबर 1, जरा देखिए, हमने अभी कहा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करते हैं, ठीक है। यहाँ से रेडिएशन कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करते हैं। लेकिन एक बात आती है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये इमिट करते हैं तो रेडिएशन में एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। वहाँ पे किस फ्रीक्वेंसी से किस फ्रीक्वेंसी के बीच में कितनी रेज हैं, कितनी वेव हैं, ये नहीं बता पाता है। तो मैं ऐसा ये कह सकता हूँ, मैं ऐसा यहाँ पे कह सकता हूँ कि इनका जो ड्रॉबैक है, सबसे पहली तो एक बात ये बताता है कि ये जो रेडिएशन है ये एक स्पेक्ट्रा के बारे में नहीं बताता है। किस स्पेक्ट्रा के बारे में नहीं बताता है, कि जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम का जो स्पेक्ट्रा होता है उसके बारे में इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। दूसरा और क्या है, दूसरा एक ड्रॉबैक इसका ये है, दूसरा जो ड्रॉबैक इसके साथ आता है उसमें ये आता है कि जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल होता है उसमें जो लार्ज एंगल का डिफ्लेक्शन होता है उसके बारे में भी क्या करता है, एक्सप्लेन ये नहीं कर पाता है। तो पहले ड्रॉबैक की अगर हम बात करें तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन, इट कुड नॉट explain the spectral lines of hydrogen or hydrogen and hydrogen like atoms, इनके बारे में भी नहीं बता पाता है। दूसरी बात और क्या चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, एक चीज़ और भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है ये कि इट कुड नॉट explain the, it could not explain the it could not explain the large angled deflection in Rutherford alpha scattering,
इतनी बातों के बारे में क्या करता है, एक्सप्लेनेशन ये नहीं दे पाता है। तो ये दोनों ही क्या है, ये दोनों इसके क्या हैं, ड्रॉबैक हो जाते हैं। क्लियर। तो ये रहा आज का जे थॉम्सन मॉडल, जिसके बारे में हमने स्टडी कर लिया है, पढ़ लिया है। यहाँ से जो क्वेश्चन आने वाले हैं, अगर हम क्वेश्चंस की बात कर लें कि क्वेश्चन यहाँ पे कैसे आते हैं या कैसे कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, तो एक दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है इनके ड्रॉबैक से कि इनमें से कौन सा ड्रॉबैक नहीं है। 4 ड्रॉबैक दिए जाते हैं, उनमें से कौन सा ड्रॉबैक नहीं है, एक ऐसा सवाल बन सकता है। दूसरा सवाल बन सकता है, इसके पहले हमने कहा कि ये किस किस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करता है, तो हमने कहा केमिकल रिएक्शंस के बारे में एक्सप्लेन करता है। और हमने क्या कहा कि जो एक्सप्लेनेशन देता है केमिकल रिएक्शन के साथ साथ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रेडियो एक्टिव मैटर्स, इनके बारे में भी क्या करता है, ये एक्सप्लेनेशन देता है। तो 2 सवाल तो यहाँ से बन सकते हैं। तीसरा सवाल ये भी बन सकता है कि एक स्टेटमेंट दे दिया जाए, एक लाइन दे दिया जाए, कह दिया जाए कि किसका मॉडल है। तो जनरली जब आपसे कह दिया जाए कि थॉम्सन का मॉडल है, जे थॉम्सन का मॉडल है, तो जो जे थॉम्सन का मॉडल है वो एक नाम और से जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं प्लम पडिंग मॉडल। जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लम पडिंग मॉडल। प्लम पडिंग मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है ना। इतनी बात और हम इसमें कह सकते हैं। तो बस इसमें से सिर्फ इतने सवाल हो सकते हैं, इसमें सिर्फ 2 सवाल या 3 सवाल बनने के चांसेस हो सकते हैं, इससे ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं, चाहे आप टीजीटी में जाएं, चाहे आप पीजीटी में जाएं, या आप किसी और भी एग्जाम में चले जाएं। करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।